जी हाँ, मैं उमेश कुमार आपके लिए लाया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 के लिए, जो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाए हैं। इसी प्रकार के जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं आपके लिए हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। इस बार जो हमने इस वीडियो में दिए हैं वो जरूर पूछे जाएंगे, पक्का है ये, बिल्कुल श्योर है कि आना ही है इस बार। चलिए, आपको इस वीडियो में जो टॉपिक बताए गए हैं वो रहे ये इस प्रकार से, जो 8 टॉपिक हैं आप इनको ध्यान से देख लीजिए एक बार। सबसे पहला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जी हाँ माय लवली स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनको हम नरेशंस भी कहते हैं, नरेशंस, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस आते हैं। सिंपल से कंपाउंड या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सिंपल या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सिंपल कहा जाता है बनाने के लिए, या कोई दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहा जाएगा। तीनों में से किसी एक में चेंज करना होगा। ओके, फिर नंबर 3 आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, मतलब किसी चीज को बदलना। फॉर्म माने होता है रूप। फॉर्म का मतलब, जी हाँ माय डियर लवली स्टूडेंट्स, होता है रूप, और फॉर्मेशन मतलब रूप परिवर्तन। जो सेंटेंस दिया है, जैसे अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करोगे, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज करोगे, असर्टिव है तो इंट्रोगेटिव में बदलेगा, इंट्रोगेटिव तो असर्टिव में। इस प्रकार से आपको करना होगा। जी हाँ, अगला है टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस कुछ शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका रियल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है रियल मीनिंग से अपोजिट होता है, वो उसमें आपको निकालना होता है और एक सेंटेंस आपको लिखकर देना होगा एग्जाम्पल के रूप में, तब एग्जामिनर समझ पाएगा, फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है एंटोनिम। जहां एंटो लग जाता है वो आपका कहलाता है अपोजिट। जी हाँ माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अपोजिट वर्ड्स आते हैं। सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है समान अर्थ रखने वाले वर्ड। जी हाँ, निम जो होते हैं माय लवली स्टूडेंट्स, निम का मतलब होता है वर्ड, ठीक है। तो निम्स हो जाएगा तो हो जाएगा वर्ड्स। तो एंटो अपोजिट वर्ड और सिनोनिम समान अर्थी वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड का मतलब आपको एक शब्द आपको बताना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसका विस्थापन, अर्थात उसके बदले में। शब्दों का एक समूह होगा, उसके बदले में आप एक शब्द लिखेंगे। अगला नंबर है होमोफोन। होमो मतलब होता है सेम, और फोन का मतलब होता है साउंड। इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं, दो वर्ड आपको दिए जाएंगे, बोलने में तो एक जैसे सुनाई पड़ेंगे, लेकिन उसकी स्पेलिंग जो होगी वो अलग होगी, और उनका जो मीनिंग होगा वो भी अलग होगा। सेम जो होगा वो साउंड होता है। ऐसे शब्द आपके कहलाते हैं होमोफोन। देखिए, पहला सेंटेंस है नरेशन में, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा था गेट आउट, बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये आपकी जो है इतनी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है? पास्ट में। गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो प्रिंसिपल है, स्टूडेंट को ऑर्डर ही दे सकता है। तो इस प्रकार से बनेगा ये, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। किसको ऑर्डर किया था? द स्टूडेंट्स, ओके, द स्टूडेंट्स। अब ये गेट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हैं टू से, और टू गेट हो जाएगा इंफिनिटिव, टू गेट आउट। इस प्रकार से प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया था स्टूडेंट को टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए। रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है लवली स्टूडेंट्स? इंपरेटिव सेंटेंस ये कहा जाएगा, अर्थात निर्देशात्मक वाक्य, निर्देश दिया जा रहा है, इसलिए कमांड है एक ये। अगला सेंटेंस हमारा है, देखिए, शी सेड आई डिड नॉट कम यस्टरडे। इसमें भी सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और डायरेक्ट स्पीच जो है इसमें यस्टरडे चेंज होगा। डिड, जी हाँ, डिड है तो ये आपका पास्ट का इंडेफिनिट कहा जाएगा, डिड नॉट कम यस्टरडे। तो डिड हो, डू हो, डज हो, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये बदलेगा किसमें? अब ये बदल जाएगा पास्ट के परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसीलिए इसको पास्ट में बदलना पड़ेगा, परफेक्ट में चला जाएगा, यस्टरडे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में जाएगा। तो ये बनेगा शी सेड, क्योंकि इसमें लिसनर कोई है नहीं सुनने वाला, उसने किससे कहा था, तो शी सेड का शी सेड रहेगा, क्योंकि आंसर आपका असर्टिव है, फुल स्टॉप। जी हाँ, जो सेंटेंस के टाइप हैं माय डियर लवली स्टूडेंट, सेंटेंस टाइप जो है आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल से समझाया गया, आप कभी भूलोगे नहीं अगर आपने एक बार पढ़ लिया उस तरीके से। चलिए, शी सेड, अब दैट से जोड़ेंगे सेंटेंस को। आई फर्स्ट पर्सन है तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा शी, और डिड को यहाँ पर कर देंगे हैड, क्योंकि पास्ट निफिट को पास्ट परफेक्ट में जाते हैं तो हैड होता है। हैड नॉट हो जाएगा, कम का थर्ड फॉर्म जो होगी कम, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यस्टरडे को हम कहेंगे द डे बिफोर, ठीक है, द डे बिफोर, या द प्रीवियस डे भी लिख देंगे तब भी ये आपका सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, he said to her what is your name। he said to her what is your name।
तो ही कौन है कहने वाला, पुरुष, और हर यहाँ पर कौन है, हर है कोई महिला। तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इससे पता चलता है इस चिन्ह से कि डायरेक्ट स्पीच किस में है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक है। जब प्रश्न होता है तो उसने कुछ पूछा था, आप ऐसे बनाइए, ही आस्क्ड हर। तो आस्क एक ऐसी वर्ब जिसको टू प्रीपोजिशन नहीं चाहिए होता है, इसीलिए ही आस्क्ड हर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं। चूंकि यहाँ पर व्हाट नाम का एक कंजंक्शन, ठीक है, पहले ही दिया हुआ है तो इफ या वेदर यहाँ पर नहीं लग सकता, इसीलिए व्हाट को ही यहाँ पर बना देंगे हम कंजंक्शन। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन जरूरत पड़ती है, वो व्हाट यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में जरूर चेंज करना माय डियर लवली स्टूडेंट, तभी सेंटेंस आपका नरेशन सही माना जाएगा। अब इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और योर नेम क्या है आपका, ये आपका है माय डियर लवली स्टूडेंट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहले लाओगे और इज जाएगा बाद में, ठीक है। योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो चेंज होगा रिपोर्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसीलिए योर की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा हर। तो शी हर हर होता है पॉजेसिव केस। जो केस वाले सेंटेंस हैं, केसेज वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे प्रोनाउन में, ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक में आप देखिए वीडियो के, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के। तो हर, अब योर नेम है तो हर नेम यहाँ पर हो जाएगा। अब इज बाद में जाएगा तो इज का हमें यहाँ पर दोस्तों करना पड़ेगा वाज और फुल स्टॉप लगा देंगे। वाज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इज यहाँ पर है तो वाज होगा, क्योंकि रिपोर्टिव और पास्ट में, ये पास्ट में तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, इस प्रकार से ये सही बना। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। इसी प्रकार के माय लवली स्टूडेंट सेंटेंस आपको मिलेंगे, इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला। 100% यकीन मानिए, 100% ये हमारा प्रॉमिस है आपसे, जो भी इसमें बताया गया है वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वीडियो जो है आप पूरा देखें, सब फंसेगा, 20 नंबर आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा था डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, सिगरेट मत पियो, कुछ भी मत पियो। स्मोक का मतलब ही होता है धुआं, ठीक है, धुआं। अब यहाँ पर वर्ब है तो हो जाएगा धुआं निकालना, अर्थात धूम्रपान करना। तो डॉक्टर ने मना किया था, ठीक है, तो डॉक्टर ने मना किया था। द डॉक्टर फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड। द डॉक्टर फॉरबेड किसको मना किया था, द पेशेंट, PATIENT। द डॉक्टर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, ठीक है, किस लिए मना किया था, नॉट टू, और हो जाएगा यहाँ पर स्मोक। तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ गई, और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म माय डियर लवली स्टूडेंट देखिए ऊपर भी आई थी, यहाँ पर ये क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी, और यहाँ पर स्मोक फर्स्ट फॉर्म आपको मिली हुई है, तो इसलिए टू स्मोक यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं द डॉक्टर सेड टू को हम यहाँ पर एडवाइज कर देंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू स्मोक, ये भी आपका सही होगा। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, और ये हो जाएगा डू नॉट का नॉट टू स्मोक, वैसे रहेगा, ये भी सेंटेंस सही है। आप ऐसे बनाएंगे तो इस वर्ड को देखकर समझ जाएगा एग्जामिनर कि हमारा जो स्टूडेंट है जिसने आंसर दिया है बहुत इंटेलिजेंट है, आपको फुल मार्क्स वो देकर ही जाएगा, ये बिल्कुल पक्का मानकर चलिए, 100% सत्य है, ठीक है। अब बात आती है लवली स्टूडेंट सिंथेसिस की, ठीक है। तो सिंथेसिस में देखते हैं, सिंथेसिस आपको पहले बताया जा चुका, सिंथेसिस क्या चीज है। सिंथेसिस में सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपस में बदलने के लिए दिए जाते हैं। आपके सामने हम दो सेंटेंस यहाँ पर रख रहे हैं, ध्यान से देखिए। द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई थी। वैसे विक्सन लोमड़ी होता है, लेकिन इंग्लिश में फॉक्स को ही लिखा जाता है लोमड़ी के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में, हिंदी में लोमड़ी कहा था इसलिए शी लिख देते हैं, वैसे फॉक्स के लिए ही आता है इंग्लिश टू इंग्लिश में। द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई थी। शी सॉ द लायन, उसने लॉयन को देखा था, कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही लॉयन को देखा वैसे ही फॉक्स भाग गई थी, तो जैसे ही और वैसे ही की इंग्लिश क्या होती है, एज सून एज, एज सून एज द फॉक्स, फॉक्स ने सॉ में देखा था, किसको देखा था, द लॉयन। तो जैसे ही फॉक्स ने सॉ देखा था द लॉयन को कॉमा लगा दोगे, क्योंकि आपका कंजंक्शन पहले यूज हो चुका है, तो आगे कॉमा आना चाहिए, ये बहुत जरूरी रूल होता है, ठीक है। जैसे ही फॉक्स ने लॉयन को देखा वैसे ही कि कोई इंग्लिश नहीं आएगी क्योंकि कंजंक्शन आप लगा चुके हो, तो क्या होगा, शी मतलब वह, रैन भाग गई, रैन अवे, खाली रैन नहीं होगा, रैन मीन्स दौड़ी और रैन अवे मीन्स भाग गई किसी एक रास्ते को पा करके। तो जैसे ही लोमड़ी ने शेर को देखा वह भाग गई, शी रैन अवे, ही नहीं लिख सकते क्योंकि शेर नहीं भागा था। अगला सेंटेंस है इट वॉज संडे शी डिड नॉट गो टू स्कूल, रविवार का दिन था वह स्कूल नहीं गई थी। तो क्यों नहीं गई थी, रीजन दिया हुआ, ठीक है। जब बात कारण की होती है, रीजन की कारण बात होती है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोला जाता है, उसमें हमें बीइंग का प्रयोग करना चाहिए या,
इट बीइंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट दो हैं, एक इट है और एक शी है, इसीलिए इस वाज को हम क्या कर देते हैं, बीइंग में बदल देंगे और ये सब्जेक्ट ऐसे ही रखा रहेगा, इट बीइंग संडे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एस कैपिटल माना जाएगा, कैपिटल है, इट बीइंग संडे, तो संडे होने के कारण शी डिड नॉट गो टू स्कूल। जी हाँ लवली स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस सही है। तो सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की संख्या एक होनी चाहिए, तो फाइनाइट वर्ब इसमें आपकी हो जाएगी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो गो को कहेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, इसके लिए गो यहाँ पर आ गया, तो इट बीइंग में फाइनाइट वर्ब कोई नहीं है, तो फाइनाइट वर्ब एक है और कंजंक्शन कोई नहीं, सबसे बड़ी पहचान। कंजंक्शन अगर है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा, कंजंक्शन नहीं है तो सेंटेंस आपका सिंपल कहा जाता है, इसमें कंजंक्शन कहीं नहीं, तो इस प्रकार से यह सेंटेंस बना। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब आपसे किसी प्रकार के कोई सेंटेंस बचेंगे ही नहीं कि सब कुछ हम इसमें बताया दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। वी एंजॉयड द मैच, हम लोगों ने मैच का आनंद लिया था। वी एट पिज्जा, हम लोगों ने पिज्जा खाया था। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे हमने लिखा वी नॉट ओनली एंजॉयड, वी नॉट ओनली एंजॉयड द मैच, ठीक है, बट आल्सो। अब ये याद रखिएगा, नॉट ओनली इधर आया तो बट आल्सो इधर आएगा दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। वी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये कॉमन रहेगा, ठीक है। वी को एक बार लिख लिया, नॉट ओनली एंजॉयड द मैच बट आल्सो, और दूसरी वर्ब बचेगी एट पिज्जा। तो इसकी हिंदी अभी से पिज्जा नहीं कहेंगे, पिज्जा कहेंगे। तो हम लोगों ने मैच का ही आनंद नहीं लिया बल्कि पिज्जा भी खाया, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, एज वेल एज से, जैसे वी एंजॉयड, हम लोगों ने एंजॉय किया था किसका, द मैच, मैच का, ठीक है। एज वेल एज मतलब के साथ साथ, वी एंजॉयड द मैच एज वेल एज एट पिज्जा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस सही है, आप कुछ भी बना दोगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपका ये भी है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपका ये भी है, कंपाउंड सेंटेंस में ये आता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब होता है चेंज करना, फॉर्म माने होता है रूप, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूप का परिवर्तन। जो सेंटेंस है उसका रूप आप फॉर्म उसकी चेंज करने जा रहे हो। अब देखिए, डिड ही इनवाइट यू, क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया था। अब इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सबसे बड़ी बात होती है कि बी का कोई एक रूप आ जाएगा, बी का कोई खानदानी, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। डिस्क्रिप्शन, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमने दिया है माय लवली स्टूडेंट्स, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक इसका पैसिव वॉइस के लिए। कोई भी कंपटीशन हो, कैसा भी सेंटेंस आ जाए, आप देखते ही मौखिक ओरल बना दोगे उसको, कोई कठिनाई नहीं होगी, चाहे जैसा भी हो, एक बार उसको देख लीजिएगा। ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो वाला। डिड ही इनवाइट यू, सबसे पहले इसमें देखते हैं वर्ब आपकी है इनवाइट, और वर्ब जो होती है उसके पहले आपका होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, तो यू है तो ही की जगह पर आएगा, तो यू का यू ही रहेगा। तो ही जब यहाँ पर आएगा, जब ही यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा बाई हिम। ये भी सब हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो ये इतना काम कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें डिड लगा हुआ है तो पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट का इंडेफिनिट होने पर या तो हम वाज लगाते हैं या वर्ड लगाते हैं पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है। अब चूंकि यू सब्जेक्ट दिया है तो डिड उतार नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर, क्योंकि यू के साथ वर आता है। सब कुछ बता रखा है, वाज वर कहाँ लगेगा, कौन सी फॉर्म लगेगी, पिछले वीडियो में देखिएगा। तो अब वर यू, अब इनवाइट को क्या करेंगे, बी की एक फॉर्म आ गई वर, अब इनवाइट का हो जाएगा इनवाइटेड। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, वर यू इनवाइटेड बाय हिम। अब लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी ही के पहले डिड है हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी यू के पहले देखिए वर हेल्पिंग वर्ब हो गई, बन गया। अगला सेंटेंस आपका है द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, चाय बहुत ज्यादा गर्म है मेरे लिए, ठीक है, कि मैं पी नहीं सकता, पीने के लिए मेरे लिए चाय बहुत गर्म है। तो फॉर मी जो है इसका सब्जेक्ट आई बनता है। अब इसको टू जब रिमूव कर दोगे तो इस टू के लिए हम यहां पर कर देते हैं सो, ठीक है। यहां पर इसको रिमूव करके सो कर देंगे और हम आगे लगा देंगे दैट कंजंक्शन, और प्लस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और इसके आगे कैन नॉट का प्रयोग कर दोगे। जैसे कैन नॉट आएगा आगे वर्ब आ जाएगी। आप देखिए कैसे बनता है, हम इसको लिखेंगे द टी इज सो, इसके सो कर दिया, अब लिख दिया हॉट, द हॉट, ठीक है। द टी इज सो हॉट, अब यहां पर लगा देंगे दैट, ठीक, दैट आ गया, प्लस आई हो जाएगा दैट आई। अब कैन नॉट हो जाएगा कैन नॉट ड्रिंक
अब आगे आप चाहो तो इट लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, रिमूव टू। माई डियर लवली स्टूडेंट्स, जब टू को रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स। इसका ये रूल होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह लीजिए, चाहे कह लीजिए सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव है, आपने इसको इसमें चेंज कर दिया तो ये नेगेटिव बन गया, इसमें कैन नॉट आ गया है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बना? क्योंकि इसमें दैट का प्रयोग किया गया है, कंजंक्शन। तो दो क्लॉज हो गए। इस प्रकार से बनेगा द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं उसको पी नहीं सकता हूँ। अगला देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, हु डज नॉट वांट टू बिकम रिच। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, क्योंकि कौन नहीं चाहता है धनवान होना। इसका आंसर होगा कि हर कोई चाहता है धनवान होना। सबसे बढ़िया ट्रिक है, जब भी हु वाला सेंटेंस आए और असर्टिव बदलने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे एवरीवन लिख देना। ठीक है, हर कोई चाहता है, एवरीवन वांट्स। तो ये आपका हु के ऊपर आ गया। अब निगेटिव से अफर्मेटिव बना रहे हो, मतलब असर्टिव, तो नॉट तो आपको हटाना ही पड़ेगा। जब नॉट हट जाएगा तो डज भी हट जाएगा। जब डज जाएगा तो कहाँ जाएगा, इस वर्ब में। अगर डिड होता तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाती है, जो कि डज है, तो इसलिए वांट टू वांट्स कर दिया गया। शेष बाकी वैसे आप चुपचाप उतार देंगे। एवरीवन वांट्स टू बिकम, इस प्रकार से ये आंसर हुआ रिच। फुल स्टॉप लगाना क्योंकि सब्जेक्ट आ गया है। एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच, हर कोई धनवान होना चाहता है। चलिए चलते हैं अपने अगले बिंदुओं की ओर। माई स्मार्ट लवली इंटेलिजेंट हैंडसम स्टूडेंट, आप देखिए बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। वीडियो को कम से कम 2 फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा लवली स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, आप स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करना उसे ठीक नहीं लगता है। आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आपके लिए भी एक रिक्वेस्ट बनती ही है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सबको शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है, एक कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं आपके सामने, कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे होते हैं जिन्हें आप मिस्टेक ढूंढते हैं कहाँ पर, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करना होता है, तो वाक्य को करेक्ट करते हैं, वही करेक्शन भी कहलाता है। अब देखिए, माई हेयर्स आर शॉर्ट, मेरे बाल शॉर्ट हैं। तो हिंदी में तो सही लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में हेयर्स नहीं मानते हैं इंग्लिश पीपल लोग, तो इसीलिए यहाँ पर माई हेयर्स को हेयर कर देंगे, और हेयर कर दोगे तो आर न होकर के हो जाएगा इज। माई हेयर इज शॉर्ट, इस प्रकार से यह सेंटेंस सही माना जाता है। फिर है वेयर इज माई पैंट। माई लवली स्टूडेंट, पैंट एक प्रकार की होती है वर्ब, जिसका मतलब होता है हांफना। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है। पैंट मीन्स हांफना, एक प्रकार से ये सेंटेंस गलत हुआ, मांगा जा रहा है मेरी पैंट कहाँ है। और पैंट एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी भी सिंगल मोहरी से यूज नहीं कर सकते, इसमें डबल पैर होते हैं, इसीलिए ये एक हुआ, ये एक हुआ, तो ये आपका कहलाता है प्लूरल। इस प्रकार से पैंट न होकर के पैंट्स होना चाहिए, और जब पैंट्स हो जाएगा तो इज क्या कर दोगे, आर, तो इस प्रकार से हो जाएगा वेयर आर माई पैंट्स और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अगले सेंटेंस पर पहुंचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान रखिएगा, सब कुछ आएगा। द सीनरीज, सीनरीज का मतलब होता है दृश्य। जी हाँ माय लवली स्टूडेंट, दृश्य ऑफ कश्मीर, कश्मीर के जो दृश्य हैं वो आर बने हैं चार्मिंग, मतलब आकर्षक, मंत्रमुग्ध करने वाले। तो सीनरीज जो होता है ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब काल्पनिक चीजें हैं जो मन में ही आपके आती हैं, जैसे गरीबी, गरीबियां नहीं कह सकते, प्यास, प्यासों नहीं कह सकते, महंगाई, महंगाइयां नहीं कह सकते, वैसे सीनरी को सीनरीज नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर सीनरीज न होकर के SCENE, सीन से बनाए सीनरी, RY कर देंगे, द सीनरी यहाँ पर हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब जब सीनरी हो गया है तो यहाँ पर इसके हिसाब से इज हो जाएगा, इज चार्मिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस को सही करते हैं। माय लवली स्टूडेंट्स, मैंने कंपटीशन के बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हम लगभग पिछले 20 साल से पढ़ाते चले आ रहे हैं, बोर्ड्स की कॉपियां भी चेक की हैं एग्जाम की, और पाया है कि किस प्रकार से हम सबको अच्छे नंबर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, ही एज वेल एज एक ऐसा कंजंक्शन है जो आपको कंपाउंड सेंटेंस में मिलता है, अभी आपको बताया भी गया है। अब देखिए, जब एज वेल एज आता है तो इसके आगे जो यहाँ पर वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा ही एज वेल एज
यू। अब आर में होकर के यहाँ पर हो जाएगा इज, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज सही है। ही एज वेल एज यू इज माई फ्रेंड। अगर आप यू के साथ देख रहे हो तो सेंटेंस आपको लगेगा ये सही है, जबकि इंग्लिश में इस कंजंक्शन के लिए पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सेंटेंस सही बना। अगला टॉपिक हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं? कुछ शब्दों का समूह दिया होता है, उसका मीनिंग जो होता है उसके अनुसार आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। मतलब जो ग्रुप आपको मिलेगा वर्ड का, उसको आप एक सेंटेंस का रूप देंगे जिससे कि मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर सेंटेंस सही बना रहेगा। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कोलाहल। कोलाहल मतलब होता है नॉइज, अर्थात शोर। अब ये भी सेंटेंस में कैसे कहेंगे? जैसे द मीटिंग एंडेड मतलब समाप्त हुई, इन ए ह्यू एंड क्राई। द मीटिंग एंडेड इन अ ह्यू एंड क्राई। मीटिंग एंडेड का मतलब समाप्त हुई थी कोलाहल में, शोर शराबे में। कुछ बातें रही होंगी मीटिंग में। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। अ हरकुलियन टास्क। हरकुलिस एक यूनान का बहुत जाना माना देवता था, बहुत पावरफुल, मतलब बहुत ही शक्तिशाली देवता था, ठीक, शक्तिशाली था। और टास्क माने होता है कार्य। तो ऐसा कहा जाता है कोई ऐसा कार्य जिसको सिर्फ हरकुलिस ही कर सकता हो, उसका नाम था हरक्यूलिस। इसको दोस्तों हरक्यूल्स नहीं पढ़ेंगे, हरक्यूलिस पढ़ेंगे। बहुत ताकतवर था, एक रोमन मिथोलॉजी में है ये। तो हरकुलियन टास्क एक ऐसा कार्य जो सिर्फ हरकुलिस कर सकता हो। जैसे टू स्पीक मतलब बोलना, टू स्पीक फ्रेंच मतलब फ्रांस की भाषा बोलना। इज माने है ए हरकुलियन। हरकुलियन टास्क मतलब कार्य, फॉर मी मतलब मेरे लिए। अब टास्क का लिखकर फुल स्टॉप लगा दोगे तब भी सेंटेंस सही होगा, यहाँ पे लिखोगे तब और भी अच्छा हो जाएगा। टू स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलना इज अ हरकुलियन टास्क फॉर मी। मेरे लिए फ्रांस की भाषा बोलना एक बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही शक्तिशाली कार्य है, बहुत ही ताकत वाला काम है, मुश्किल काम है, ठीक है। इसको हम मुश्किल वर्क भी कह सकते हैं, मुश्किल भी इसे कहा जा सकता है। अगला व्हाइट एलिफेंट। ध्यान दीजिए, एक तो एलिफेंट जो कि बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी व्हाइट, अर्थात ये हो जाएगा व्यर्थ की खर्चीली, जिसमें ज्यादा पैसा लगता हो, व्यर्थ की खर्चीली वस्तु। अब देखिए हम ये कह सकते हैं एक कार, एक जो कार होती है, एक कार होती है ए व्हाइट एलिफेंट। ए कार इज ए व्हाइट एलिफेंट फॉर ए पुअर मैन। एक गरीब आदमी के लिए कार जो है एक व्यर्थ की खर्चीली वस्तु होती है। अगला देखिए टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव मतलब होता है बिना बताए छुट्टी लेना, बिना बताए छुट्टी लेना। फ्रांस में ऐसा होता होगा, तो इस प्रकार से ऐसे बात समझी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने, आप सोच कर बना कर लिखेंगे माय लवली स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। राइटिंग यहाँ पर हमारी मत देखिएगा, हम राइटिंग नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी। राइटिंग के लिए हम कई बार वीडियो बना चुके हैं, राइटिंग कैसे अच्छी करें फास्ट से वीडियो देखिएगा। मैनी स्टूडेंट्स बहुत से छात्र। टेक मतलब लेते हैं, क्योंकि टू कहाँ चला गया, टेक दिखा दिया, टू इसलिए लगा कि इसको वर्ब समझा जाए, नाउन न समझा जाए। मैंने शुड टेक फ्रेंच लीव, इसका मतलब होता है बहुत से स्टूडेंट बिना बताए छुट्टी चले जाते हैं, बिना जानकारी दिए। अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब होता है लेजी फिलो, मतलब आलसी व्यक्ति, निकम्मा या नाकारा। जैसे हम ये कह सकते हैं एवरी फैमिली, ठीक है, EVERY, एवरी फैमिली मतलब हर परिवार में, एवरी फैमिली हैज रखती है अ ब्लैक शीप। एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप, हर परिवार में एक नाकारा व्यक्ति होता है, आलसी व्यक्ति होता है। फैमिली में FA होता है, MILY मिस प्रिंटिंग है, इसको एरर बोलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एंटोनिम, ठीक है। अगला टॉपिक है एंटोनिम। हम एंटोनिम बोलते हैं, बहुत से लोग इसको एंटोनियम बोलते हैं जो कि गलत है। इसको हम एंटोनिम बोलते हैं। निम माने होता है वर्ड, एंड इज अपोजिट, स्टार्टिंग बताया। अर्न मीन्स होता है कमाना, तो दूसरा होता है खर्च करना। खर्च करना को कहते हैं स्पेंड, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, और निराशावादी को कह देंगे पेसिमिस्टिक, PESSI, पेसिमिस्टिक हो जाएगा पेसिमिस्टिक। मॉर्टल मतलब होता है जो नश्वर होता है, जिसका एक दिन नाश होना हो, निश्चित हो, डेड हो, एक दिन होना हो, मॉर्टल का हो जाएगा इमॉर्टल।
IMMORTAL, जब भी M आ जाए स्टार्टिंग में, P आ जाए तो हम उसमें IM जोड़ देते हैं। तो परफेक्ट है तो हो जाएगा इम्परफेक्ट। अब फेलियर मतलब होता है असफलता, और हो जाएगा सक्सेस मतलब सफलता, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, और अराइव मतलब होता है आना, तो अराइवल हो जाएगा नाउन। ये ध्यान रखिएगा, ये नाउन है तो ये भी आपका नाउन होना चाहिए। अगर ये डिपार्ट लिखा होता, ठीक है, तो ये वर्ब होती और इसको वर्ब के रूप में लिख देते हैं हम लोग अराइव, ठीक है, तभी ऐसा ही हो जाता है। चलिए चलते हैं आगे हम अगले टॉपिक पर। सिनोनिम्स। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी, मतलब समान अर्थ रखने वाले, समान अर्थ रखने वाले शब्द। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण, शरण, ठीक है। अब इसको कहते हैं हम इंग्लिश में शेल्टर। शेल्टर मतलब भी शरण होता है। एक मूवी आई थी रिफ्यूजी, जिसको हमने देखा था, तभी से हमको याद है रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। वही डबल ई कर दोगे, रिफ्यूजी शरणार्थी हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा शरण, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए माय लवली स्टूडेंट्स, रिफ्यूज और ये वाला रिफ्यूज ये होमोफोन भी है, आप यहीं पर समझ जाइएगा। अगला वर्ड है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, ठीक है, मतलब डिनाई, इनकार कर देना। इसको हम रिजेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन लिखना आपको माय लवली स्टूडेंट केवल एक वर्ड ही आपको काफी है, एक वर्ड आप लिखोगे। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ये इडियम्स और फ्रेजेज में हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जो आपका ये इडियम और फ्रेजेज हैं, हमने यहाँ पर मीनिंग लिखी है हिंदी में या इंग्लिश में कहीं भी लिखी हो, तो उसको आप खुद से इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया, हिंदी लिख दी, ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी एग्जाम में, होम एग्जाम में भी आप लिखोगे नहीं, सिर्फ सेंटेंस लिखकर समझा दोगे, उसमें नहीं लिखा होता कि आप हिंदी या इंग्लिश लिखें, लेकिन आप इंग्लिश में लिख दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी से भी काम चल जाएगा। कोशिश ये करिए न लिखना पर, ठीक है। हम सिनोनिम पर आते हैं। सिनोनिम देखिए हमारे, रिफ्यूज मतलब डिनाई या रिजेक्ट, इसका मतलब इनकार करना। ग्रीफ मतलब होता है कष्ट, तकलीफ या दुख, हम इसको सॉरो भी कहते हैं, सॉरो। सॉरो को हम सैडनेस भी कह सकते हैं, मतलब दुख, उदासी। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, क्या होता है डांटना। डांटना को हम चाइड, CHIDE कह सकते हैं, चाइड, ठीक है। तो हम इसको रिप्रिमांड भी कह सकते हैं, रिमांड। रिप्रिमांड माने भी होता है डांटना, फटकारना। स्कोल्ड भी हो गया, रिब्यूक भी होता है, REBUKE रिब्यूक। इन तीनों, इन सबका मतलब होता है डांटना, ओके। अब अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। आपको इजी वर्ड लिखना तो आप गेट लिख सकते हो, प्राप्त करना, वरना आप ऑब्टेन का भी प्रयोग कर सकते हो। इन सबका मतलब होता है अचीव, गेट, ऑब्टेन, प्राप्त करना। टिमिड मतलब होता है डरपोक, और डरपोक को हम लोग कावर्ड भी कहते हैं, COWARD। टिमिड और कावर्ड, इनका मतलब होता है डरपोक। ये हो गया आपके समानार्थी, इस साल जरूर आ सकते हैं पक्का। फिर अगला टॉपिक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने आपके सामने रखे हैं 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस। ध्यान दीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द से हिंदी में होता है, वैसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रैरी टू लॉ। कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। जो चीज कानून के अपोजिट हो, अगेंस्ट हो, विरोध में, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैरी टू लॉ, अर्थात होता है इलीगल, ILLEGAL। एक बात और ध्यान रखिएगा, लीगल का मतलब होता है वैध, इलीगल मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी। तो लीगल का एंटोनिम आ जाए तो आप इलीगल लिख दीजिएगा, ओके। किलिंग ऑफ फादर, फादर की जो किलिंग, हत्या होती है, उसको हम पैट्रिसाइड बोलते हैं, पैट्रिसाइड। जहां पर ICIDE लगा होगा उसका मतलब ही होता है किलिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो पैट्रिसाइड मतलब पितृ हत्या, किलिंग होता है। आपके लिए एक वीडियो बनाकर रखा है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख लीजिएगा। अनेबल टू पे डेट्स, जो डेट मतलब होता है कर्ज या ऋण। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम डेट पढ़ेंगे, इसमें बी साइलेंट है, बी नहीं पढ़ा जाता है। कौन से लेटर कहाँ कब साइलेंट होते हैं, तो वीडियो हम बना रहे हैं, वो भी जल्दी डालेंगे आप लोगों के लिए, उसको पूरा देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, माय लवली स्टूडेंट्स। चलिए, अनेबल टू पे डेट्स का मतलब होता है जो असहाय हो, असमर्थ हो, पे मतलब चुकाने के लिए, डेट्स माने कर्ज, उसको हम कहते हैं इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है जो अपना कर्ज न चुका सके, दिवालिया हो चुका हो, जिसके पास कुछ भी देने के लिए न बचा हो। अगला, हु बिट्रेज हिज कंट्री। बिट्रेज का मतलब धोखा देना या छलना, ठीक है। जो अपने देश को धोखा देता हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेटर, TRAITOR। और जो अपने देश को प्रेम करता हो उसको हम बोलते हैं पैट्रियट, ठीक है, PATRIOT, पैट्रियट। इस प्रकार से ये जो वर्ड हैं आपके माय लवली स्टूडेंट्स हो जाएंगे एंटोनिम। तो यहाँ पर आंसर ट्रेटर सही है, क्योंकि धोखा देने वाले को हम ट्रेटर बोलते हैं, और जो देश को प्रेम करेगा, लव करेगा,
जो लव करता है, देश को चाहता है, वो पैट्रियट होता है, देशभक्त होता है। तो ये दोनों एंटोनी बोर्ड में आ सकते हैं, अक्सर पूछे गए। फिर अगला है डाइज फॉर कंट्री, जो व्यक्ति अपने देश की खातिर जान दे दे या मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसे लोगों को हिंदी में आपने सुना होगा, उर्दू में शहीद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मार्टिर, MARTYR। दोस्तों YouTube पर बहुत से वीडियो मिलेंगे, लेकिन ऐसा वीडियो आपको समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कहीं नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे बारे में बहुत कुछ दिया है, देख लीजिएगा। फेमस फॉर एविल डीड्स, जो एविल मतलब होता है बुरी, ठीक है, डीड्स मतलब होता है कार्य, बुरे कार्य के लिए जो पॉपुलर हो, POPULAR, मतलब फेमस, पॉपुलर हो जाएंगे आपके सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब समानार्थी, इनका आजाद लिख दीजिएगा। जो प्रसिद्ध हो बुरे कार्यों के लिए, उसको हम बोलते हैं कुख्यात, इंग्लिश में नोटोरियस, RIOUS। जब हम पढ़ते हैं तब भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार के लिए कई सालों से आया भी नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब नोटोरियस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब हम और एक टॉपिक बचा, उसको भी देख लेते हैं। जी हाँ, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है, होमो मतलब सेम, फोन्स मतलब साउंड, समान अर्थ रखने वाले, ना समान साउंड, आपकी आवाज एक जैसी जिन शब्दों में निकले वो होमोफोन होते हैं। मीनिंग अलग होगा, स्पेलिंग अलग होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है। अफेक्ट मतलब होता है बुरा प्रभाव, बुरा प्रभाव। सेंटेंस में क्या लिखोगे? हम कह सकते हैं द सन मतलब धूप या सूरज, अफेक्ट्स, अफेक्ट्स स्किन मतलब त्वचा को, तब इन समर, तो हम द सन अफेक्ट्स स्किन इन समर, गर्मियों में जो धूप या सूरज होता है त्वचा को बुरा प्रभाव डालता है, मतलब झुलसाता है। इफेक्ट मतलब होता है असर, ठीक है, इफेक्ट मतलब असर, ओके। अगर हम अच्छे दोस्तों की संगत में रहते हैं तो उनका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग भूखे हों, इफ वी आर हंग्री, अगर हम लोग भूखे हों, एंड मतलब और, वी ईट बिस्किट, BUSCUITS, ये BI हो जाएगा, बिस्किट। इफ वी आर हंग्री, अगर हम लोग भूखे हों, एंड वी ईट बिस्किट्स, और हम लोग बिस्किट खा लें, तो इट इफेक्ट्स, मतलब ये असर डालता है, ठीक है। कुछ असर पड़ता जरूर है भूख पर, कि हमारी भूख कुछ कम हो जाती है। अब देखिए, ये भी हम कह सकते हैं बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट। स्टेशनरी, अगला होमोफोन है स्टेशनरी। ध्यान दीजिए माय लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही कंफ्यूजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ए का और ई का डिफरेंस है केवल यहाँ पर, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव को जब बनाते हैं तो अक्सर ARY जोड़ते हैं। तो स्टे मतलब होता है ठहरना, स्टेशन ठहरने का स्थान, स्टेशनरी आपका एडजेक्टिव बन जाता है, तो आपका एडजेक्टिव है, मतलब स्टेशनरी मतलब रुके हुए, ठीक, या रुका हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं सम मतलब कुछ, प्लैनेट्स मतलब होता है ग्रह, आर माने होते हैं, कैसे होते हैं? स्टेशनरी, स्टेशनरी ARY, कुछ ग्रह होते हैं जो स्टेशनरी स्थिर होते हैं, रुके हुए होते हैं अपनी जगह पर। स्टेशनरी ई लगा हुआ है, तो ई का मतलब जैसे हम लोग पेन है, पेपर है, जो भी पढ़ने लिखने से संबंधित चीजें होती हैं उनको हम परचेज करते हैं, वो स्टेशनरी में आती है, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं आई मतलब मैंने, बॉट मतलब खरीदा था, सम मतलब कुछ, स्टेशनरी का मतलब लिखने पढ़ने वाली चीजें, कागज कलम पेंसिल रबर इरेजर वगैरह सब स्टेशनरी में आ जाएगा, ओके। अगला है सीज और सीज। इस सीज का मतलब होता है कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। अब ये आपके हो जाएंगे सिनोनिम। सिनोनिम अगर आए तो इस प्रकार से वर्ड पावर बढ़ाई जाती है। वर्ड पावर कैसे बढ़ाएं, इसका वीडियो अलग बनाएंगे, आगे और भी पढ़े भी है वो भी देखिए, हम और बनाएंगे। इस चीज का मतलब होता है स्टॉप। इस प्रकार से ये भी दोनों आपके हो जाएंगे सिनोनिम। ये बोर्ड में आपको करना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, आपको केवल सेंटेंस लिख देना है। सीज मतलब होता है जब्त करना या पकड़ना। अब हम ये भी कह सकते हैं द पुलिस मतलब पुलिस ने, सीज्ड SEIZED, द पुलिस सीज्ड द बाइक, अर्थात पुलिस वालों ने बाइक को जब्त कर लिया, पकड़ लिया, सीज कर लेना। इस सीज का मतलब होता है स्टॉप। जैसे द रेन मतलब बरसात, हैज CEASED, द रेन हैज सीज्ड, बरसात रुक गई है। प्रेजेंट का ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट। अगला है आपका होमोफोन। ग्रामर भी पूरी समझाते चलने आपको साथ में, ओके। अब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है एडमिट, मतलब स्वीकार करना। समझाने के लिए आप मत लिखिएगा, आप सिर्फ सेंटेंस लिखिएगा। एक्सेप्ट स्वीकार करना। जैसे शी मतलब उसने,
एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया था, माई मेरा, इनविटेशन उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया था। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, मतलब को छोड़कर, जैसे एवरी वन हर कोई, एक्सेप्ट किसी का नाम लिख दे राहुल, हर कोई राहुल के सिवाय, केम मतलब आया था। आप छोटे सेंटेंस लिखिए, ज्यादा बड़े बन के आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी हमारी है। फुल मार्क्स आपको मिलने की गारंटी 100% हमारी है। आप छोटे सेंटेंस लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो एवरी वन एक्सेप्ट राहुल केम, हर कोई राहुल के अलावा आया। स्टील मतलब इसका मतलब होता है धातु, ठीक है, ये एक मेटल होती है। जैसे ये कह सकते हैं माई मतलब मेरा, गेट मतलब दरवाजा, इज माने है, मेड मतलब बना हुआ, ऑफ मतलब स्टील। मेरा दरवाजा स्टील का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है। इस स्टील का मतलब होता है चुराना, ठीक है। जैसे कि समवन मतलब किसी ने, स्टोल मतलब चुराया था, माई बैट मतलब मेरा बल्ला। अब ध्यान दीजिए ये स्टील लिखा है, हमने स्टोल लिख दिया, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। स्टोल लिखकर आप एग्जामिनर को और अच्छे से बता रहे हो कि मुझे पता है सर कि ये एक वर्ब है, और वर्ब है तो आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। वर्ब है तो कोई फॉर्म यूज कर सकते हो। इस प्रकार से ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे माय लवली स्टूडेंट्स, वो हमने आपको इसमें समझाए हैं। वो आपके टॉपिक रहे, एक बार फिर से हम बता दें, इस वीडियो में आपको हमने बताए हैं 8 टॉपिक। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जिसको नरेशन भी कहते हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम्स और फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं अच्छे से। और लवली स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा कम से कम 2 फ्रेंड्स को। तो क्लास 12 के लिए इंग्लिश ग्रामर में आपको सब कुछ समझा दिया गया है, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं और 8 टॉपिक समझा दिए गए एक ही वीडियो में।